हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओजांग आईएएस एकेडमी। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस सेशन में। मैपिंग के बेसिक्स के बारे में हम बात कर रहे थे और आज उसी पार्ट पे आगे बढ़ेंगे। मैपिंग की लैंग्वेज क्या होती है, जो आपके हाथ में एटलस है। अभी तक आप सभी बच्चों ने एटलस खरीद ली होगी। एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में ये बात ज़रूर बता दें, क्योंकि अब एटलस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। आज के सेशन में भी आपको एटलस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है और आज के बाद नेक्स्ट सेशंस जो भी हमारे होने वाले हैं उन सभी में आपको एटलस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है। तो एक बार मुझे ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें कि हाँ, आप लोगों के पास में एटलस आ चुकी है। हम मैप की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। मानचित्रों के गुणधर्म के बारे में बात करने वाले हैं। यानी मानचित्र की कुछ अपनी बात करने की या किसी चीज़ को दिखाने की, दर्शाने की एक टेक्निक होती है, तरीका होता है। उस तरीके को समझना है। कई बच्चे मिलते हैं, जनरली हर बच्चे का यही कमेंट होता है, सर एटलस आपके कहने पर खरीद तो ली थी लेकिन समझ में नहीं आई, कुछ भी खबर नहीं पड़ी उसके अंदर क्या होता है, कैसे होता है, कुछ भी पता नहीं चल पाता हमें उस एटलस के अंदर। तो आज उन बहुत सारी चीज़ों को हम समझेंगे और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें हम आगे नेक्स्ट सेशन में जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, एक एक टॉपिक पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हम आज जो पढ़ने वाले मैप की लैंग्वेज जो पढ़ने वाले हैं उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी, प्रैक्टिकली वो मैप पे कैसे काम आती है, उन सब के बारे में भी आगे आगे हमारी चर्चा होती रहेगी, बात होती रहेगी। ओके, तो सबके पास में एटलस है, गुड। एटलस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहने वाली है, बिना एटलस के काम अब नहीं चलेगा। इतने दिन का समय इसीलिए दिया था मैंने आपको, ताकि आप ऑनलाइन मंगाएं, ऑफलाइन खरीदें, जैसे भी खरीदें, तो आपको 8 से 10 दिनों का समय मिल गया आराम से, जिसके अंदर आप आराम से एटलस खरीद पा रहे होंगे। और अब सभी ने खरीद ली है तो अच्छी बात है। अगर किसी के पास अभी भी नहीं है तो जल्दी से जल्दी परचेज कर लो। अब हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता होने वाली है, अब बिना एटलस के आपको कुछ समझ नहीं आएगा। चलिए, तो आज हम बढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैप, मानचित्र के गुणधर्मों की तरफ। मानचित्र के क्या गुणधर्म होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर हम क्या समझेंगे, एक तो समझेंगे मैप की लैंग्वेजेस, मानचित्र की भाषा क्या होती है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा लेजेंड्स, प्रतीक, सिंबल्स या प्रतीक जो होते हैं मैप्स के अंदर, उनको समझेंगे। और साथ ही साथ स्केल ऑफ अ मैप, मानचित्र का पैमाना क्या होता है, इसको भी समझने की कोशिश हम यहां पर करेंगे। तो एक एक चीज को यहां पर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मैप की लैंग्वेज। मैप की लैंग्वेज या मैप का जो भाषा है वो बेसिकली, हमने लास्ट सेशन में बात करी थी कि मैप ग्लोब का ही एक 2 डायमेंशनल रूप है। ग्लोब बेसिकली 3 डायमेंशनल रूप होता है। उस 3 डायमेंशनल रूप को अगर हम एक कागज पर लेकर के आए तो 2 डायमेंशनल रूप में, द्विविमीय आकृति के रूप में वो हमें मिलेगा। 3 डायमेंशनल रूप है, लेकिन इस 3 डायमेंशनल रूप को खोला हमने और इस तरीके से 2 डायमेंशन में, 2 विमाओं में, द्विविमीय रूप में इसको लेकर के आए। इसमें कुछ गड़बड़ियां तो होनी ही होनी है डेफिनेटली। जो चीज़ 3D है, अगर आप किसी फुटबॉल को काटो, कभी अगर आपने ऐसा किया होगा, कोई क्रिकेट की बॉल हो, फुटबॉल की बॉल हो, उसको काटो, वो कभी फ्लैट नहीं होगी। आप उसको कितना ही फ्लैट करने की कोशिश करो, वो फ्लैट होगी नहीं। और अगर आप उसको फ्लैट करने के लिए कि नहीं, आप लगी जाओगे नहीं, इसको फ्लैट करना ही है, तो आपको उसको बहुत सारी जगहों से काटना पड़ेगा। सिर्फ एक कट लगाने से काम होगा नहीं। अगर आप, ऐसी फुटबॉल है, आप इसको एक जगह से काटोगे और इसको खोलोगे, ये ऐसी बन जाएगी, लेकिन ये वाला हिस्सा जो है वो भी वापस अगेन फुटबॉल जैसा ही गोल राउंडेड रहेगा, ये वाला हिस्सा भी अगेन राउंडेड रहेगा। तो जब वो पृथ्वी जो है, हमारी अर्थ जो है, वो इस तरीके के शेप में है, इस प्रकार की आकृति में है, हम इसको खोलने का प्रयास करेंगे। एक जगह से कट लगा करके अगर हम इसको खोल भी दें, ग्लोब को खोल भी दें, ग्लोब को कट लगा करके खोल भी दिया जाए, तब भी ये पूरी तरीके से फ्लैट नहीं हो पाएगा। इसको पूरी तरीके से फ्लैट करने के लिए और भी बहुत सारी जगहों से इसको काटना पड़ेगा, तब जा करके ये प्रॉपर फ्लैट हो पाएगा। और तब भी आप देखोगे मैप के बीच में, उस फुटबॉल के बीच में या उस बॉल के बीच में बहुत सारी जगहों पर आपको कट लगाने पड़ेंगे, तब जा करके वो प्रॉपर फ्लैट हो पाएगा। तो हम, क्योंकि अर्थ जो त्रिविमीय आकृति में रहती है, 3 डायमेंशनल रूप में रहती है, उसको 2 डायमेंशनल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ग्लोब से मैप की फॉर्मेट में लेकर आना चाहते हैं, तो यहाँ समस्याएं आती हैं। इन समस्याओं को हल करने के अलग अलग तरीके होते हैं। उन तरीकों को कहा जाता है प्रोजेक्शंस। उन तरीकों को अगर आप देखेंगे तो उन तरीकों को कहा जाता है प्रोजेक्शंस। ऐसे कई प्रोजेक्शंस है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रोजेक्शंस लगाए जाते हैं, यानी अलग अलग तरीके लगाए जाते हैं। 200 से भी ज्यादा प्रोजेक्शंस हमें देखने को मिलते हैं।
हमें उनकी डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि वो हमारे सिलेबस का पार्ट है ही नहीं। यूपीएससी उसके बारे में कुछ नहीं पूछेगी कि फला प्रोजेक्शन कौन सा होता है बताओ, या फला प्रोजेक्शन किस तरीके से काम करता है बताओ। उस डिटेल में हमें नहीं जाना है क्योंकि वो हमारे यूपीएससी के सिलेबस से बाहर की चीज़ हो जाती है। लेकिन बस आपको ये पता होना चाहिए प्रोजेक्शन होते क्या है। प्रोजेक्शन वो तरीके है, वो मेथड है, वो प्रोसेस है, वो प्रक्रिया है जिससे हम उस थ्री डायमेंशनल अर्थ को टू डायमेंशनल अर्थ में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। अगर आप कोई भी मैप खोलेंगे, अगर आपके हाथ में अभी एटलस है, आप कोई सा भी मैप खोलो, उसके अंदर रैंडमली कोई सा भी पेज ओपन कर लो, रैंडमली कोई सा भी पेज ओपन कर लो। सपोज मैं सबसे पहला इंडिया का मैप ही खोल लेता हूं। पेज नंबर 10-11 पर ये इंडिया का मैप जो है, एक तरफ इंडिया फिजिकल होता है, एक तरफ इंडिया पॉलिटिकल होता है। आप कोई भी मैप खोलो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिलहाल मैप नहीं बता रहा हूँ, मैं उस मैप के ऊपर एक कोने में जाकर के देखो, आप वहाँ आपको वहाँ पर लिखा मिलेगा लैम्बर्ट कॉनिकल ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन। इस तरफ भी अगर आप पॉलिटिकल मैप में भी देखोगे तो उधर भी यही नाम लिखा है, लैम्बर्ट कॉनिकल ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन। यानी लैम्बर्ट के द्वारा लैम्बर्ट एक साइंटिस्ट का नाम है, तो लैम्बर्ट के द्वारा डेवलप किया गया जो कॉनिकल ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन का जो तरीका है, हमें उसको नहीं जानना कि वो क्या है, तरीका कैसे काम करता है, या ऐसे कितने तरीके होते हैं, 200 से ज़्यादा ऐसे तरीके होते हैं, पर अपने को उस डिटेल में नहीं जाना है। हम ऐसे तरीके देखते हैं। वो एटलस में जो नाम लिखा हुआ है ना, वो आपको ये बता रहा है कि ये वाला तरीका लगा करके इस मैप को बनाया गया है। ये मैप की लैंग्वेज है, मैप की भाषा है। मैप में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसी के बारे में बात करें कि वो जो नाम आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, अलग अलग मैप पे अलग अलग मिलेगा। जैसे आप इसी की जगह कोई और मैप खोल दोगे, जनरली इंडिया के सारे मैप्स में यही वाला प्रोजेक्शन जो है वो आपको मिलेगा। वहीं अगर आप कोई और खोलोगे, सपोज आपने वर्ल्ड मैप खोला, तो वर्ल्ड मैप में आप देखोगे रॉबिन्सन प्रोजेक्शन, वर्ल्ड फिजिकल 104 नंबर पेज जो है उसके ऊपर कॉर्नर में देखोगे रॉबिन्सन प्रोजेक्शन। उसके अगला पेज जो है वर्ल्ड की मेजर लैंडफॉर्म्स का मॉडिफाइड गैल प्रोजेक्शन। नाम याद नहीं करने हमें किसी का भी, ना ही हमें ये समझना है कि ये होता क्या है। बस आपको ये पता होना चाहिए प्रोजेक्शन क्या होता है। प्रोजेक्शन यानी इस अर्थ को, इस पृथ्वी को, जो कि थ्री डायमेंशनल रूप में होती है, त्रिविमीय रूप में होती है, उसको टू डायमेंशनल रूप में लाने के कुछ तरीके होते हैं। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके डेवलप किए हैं। बात क्लियर होगी प्रोजेक्शन क्या होता है। जैसे यहां देखो आप, ये कॉनिकल प्रोजेक्शन लगा रखा है। एक कोन को अगर हम ग्लोब के ऊपर ले जाके रखें, ये कोन है, शंकु है, शंकु को अगर ग्लोब पे ले जा करके रखें तो इसका कैसा रूप जो है वो इस शंकु के ऊपर हमें देखने को मिलेगा, तो ये कॉनिकल प्रोजेक्शन कहलाएगा। ये सिलेंडर, एक सिलेंडर के अंदर अगर हम अर्थ को ले जा करके रखें, बेलन के अंदर ले जा करके पृथ्वी को रखें, तो उससे किस प्रकार का रूप हमें देखने को मिलेगा, तो वो सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन कहलाएगा। ये प्लानर प्रोजेक्शन जो है वो कहलाता है। ऐसे अलग अलग प्रकार के बहुत सारे प्रोजेक्शंस होते हैं। ना तो हमें ये जानना है कि ये कैसे काम करते हैं, ना ही हमें ये जानना है कि कितने प्रकार के होते हैं। हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए प्रोजेक्शन क्या होता है। क्योंकि बन कैसे रहा है मैप, उसके अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग प्रोसेसेस है। किसी देश का मैप अलग तरीके से बनाया जा सकता है, किसी देश का मैप दूसरे और तरीके से बनाया जा सकता है, तो मैप अलग अलग दिख सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो एक तो हमने समझा प्रोजेक्शन क्या होता है। नेक्स्ट हमें समझना है लीजेंड। ये सबसे काम की चीज है। ये जब हमें समझ आ जाएगा तो एटलस में बहुत कुछ आपको समझ में आने लग जाएगा। अब जो एटलस में आप देखते हो, जो मैप देखते हो, जिस भी नक्शे को आप देख रहे हो, जिस भी मैप को आप देख रहे हो, उस मैप के अपने कुछ तरीके हैं, कुछ सिंबल्स हैं, कुछ प्रतीक हैं। हर चीज वहां पे लिखी नहीं जा सकती। ये शहर इतना बड़ा है, ये शहर इतना छोटा है, ये नदी ऐसे जा रही है, वैसे जा रही है, या ये पहाड़ इतना ऊंचा है, इतना नीचा है, पहाड़ का ये वाला हिस्सा इतना ऊंचा है, ये वाला हिस्सा इतना नीचा है। ये सब चीज वहां पे लिखी नहीं जा सकती, लेकिन इसको दिखाया जा सकता है। और वो दिखाया किसकी हेल्प से जाता है? लेजेंड्स की हेल्प से। लेजेंड जो है वो बेसिकली की टू दी मैप है, मानचित्र में प्रवेश करने की कुंजी है। मानचित्र अपने आप में एक भूल भुलैया की तरह आपको लगता है। जब भी आप एटलस को उठाते हो तो आपको एक भूल भुलैया की तरह लगता है, पता नहीं सर ये क्या लिखा हुआ है, ऐसा क्या बनाया हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आपके हाथ में ये चाबी है तो एक एक चीज आपको समझ में आने लगेगी। ये एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है, तो इसको समझने की कोशिश हम करते हैं। ठीक है, हर एक एटलस के
जो सिंबल्स होंगे वो अलग अलग हो सकते हैं। आपके एटलस में कुछ और सिंबल्स लीजेंड्स यूज किए गए हो सकते हैं। मैंने पर्टिकुलर जो आपकी ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस है उसी में से ये सिंबल्स उठाए, जो मैंने आपको रिकमेंड करी है कि वो एटलस आपके हाथ में होनी चाहिए। वो अगर आपके हाथ में है तो ये सिंबल्स आपको लगभग एक जैसे ही मिलेंगे। अगर आपके पास कोई और एटलस है, ओरिएंट ब्लैक स्वान है या कोई और एटलस है, तब उसमें थोड़े सिंबल्स अलग होंगे। तो वो आपको सिंबल्स वाला एक पेज जो है वो ओपन कर लेना है। आपकी एटलस में पेज है, अगर मैं आपको पेज नंबर दिखाऊं, जो आपके हाथ में ऑक्सफोर्ड की स्टूडेंट एटलस है उसको अगर आप खोलेंगे तो उसके इंग्लिश एडिशन में पेज नंबर 5 पर सिंबल्स एंड शेड्स नाम से एक सेक्शन है, पूरा बॉक्स बना हुआ है। जो बॉक्स मैं आपको दिखा रहा हूँ वैसा ही बॉक्स बना हुआ है। हिंदी की एटलस में पेज नंबर अलग हो सकता है, इंग्लिश एटलस में सिंबल्स एंड शेड्स नाम से एक पूरा बॉक्स बना हुआ है। जो प्रोजेक्शन वगैरह मैंने आपको समझाया है वो भी उसी में डायग्राम बना करके समझा रखा है सब कुछ। मिल गया सभी को? कमेंट करते चले, अगर आपको कुछ नहीं मिलता है आप हाथों हाथ कमेंट करते चले। लाइव क्लास पढ़ रहे हो तो उसका एडवांटेज आपको डेफिनेटली मिलना चाहिए। तो आप अगर कुछ कहीं भी कोई समस्या आ रही है, सर ये नहीं मिल रहा, ये दिक्कत आ रही है, ऐसा आप किस पेज नंबर पर है हमें बता दो। कई बार क्या होता है हिंदी वालों को नहीं मिल रहा, तो मैं हिंदी मीडियम के किसी बच्चे को मिल गया, मैं उससे पूछ करके आपको बता देता हूँ कि इस पेज नंबर पर जाओ। तो आप जो है देखेंगे, जब आप मेरे साथ में चलेंगे, मैं जैसा जैसा कहता जाऊंगा, जैसे जैसे आप मेरे साथ में बढ़ते जाएंगे तो आप ग्रो करते जाएंगे। कई बार बच्चा जो है वो पता नहीं क्या समझ करके आता है, क्या सोच करके आता है, या वो अपने कॉलेज से स्कूल से जो मेथड रट लगा करके आया होता है कि सर जो पढ़ाएंगे अपन तो रट लेंगे और एग्जाम पास कर लेंगे। वही मेथड यहाँ भी लगाने जाओगे तो यूपीएससी नहीं क्लियर होगा। आप मेरे साथ में बढ़ेंगे धीरे 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 धीरे, मैं आपको एक एक सीढ़ी जो है वो हाथ पकड़ करके ऊपर चढ़ाऊंगा। ये मामला कुछ ऐसा ही चलेगा। हमारा टीचर्स का, मेंटर्स का रोल ही यही होता है। हम आपको हाथ पकड़ करके, हैंड होल्डिंग करके आपको एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ाते हैं। और फिर अल्टीमेटली आप जब उन सारी सीढ़ियों को चढ़ जाते हो, एक समय आएगा जब आप खुद ही सीढ़ी चढ़ना सीख जाओगे, उसके बाद मुझे ज़्यादा हैंड होल्डिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बस बोलूंगा ऐसा करो, आप फटाफट देखोगे, उस मैप पे जाओगे, उस पेज पे जाओगे, वहां देखोगे, सब चीज़ें आपको धीरे धीरे मिलने लगेंगी। स्टार्टिंग में मेरे साथ में चलना पड़ेगा, और समस्या आती है तो आप मुझे हाथों हाथ कमेंट करके बताएंगे। एटलस नहीं है तो आपको जो है ये क्लास वापस बाद में रिकॉर्डेड देखनी पड़ेगी, और जो चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ अभी तो आप क्लास में बने रह सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। चीज़ों को समझने की कोशिश यहाँ आप कर सकते हैं। लेकिन जब आपके हाथ में एटलस होगी तो आप मेरे साथ में इस क्लास को फिर से रिकॉर्डेड क्लास को देख लेना, और इसके साथ में जो जो एक एक चीज़ मैं बताता जा रहा हूँ वो देखते हुए चलेंगे। चलिए, सबसे पहले देखिए, इन्होंने ये जो पूरा बॉक्स है इसको मैंने जूम किया, इसका एक सेक्शन देख रहे हैं हम, छोटा सा पार्ट जो है उसको देख रहे हैं। पॉलिटिकल मैप जितने भी होंगे, राजनीतिक मानचित्र जितने भी होंगे, वो सारी राजनीतिक व्यवस्था को बताएंगे। दो मैप आपको जनरली, आप कोई से भी एटलस का कोई सा भी पेज खोलोगे, अफ्रीका का पेज खोलो, इंडिया का पेज खोलो, वर्ल्ड का पेज खोलो, एक तरफ पॉलिटिकल मैप होगा, एक तरफ फिजिकल मैप होगा, एक तरफ राजनीतिक मानचित्र होगा, एक तरफ भौतिक मानचित्र होगा, प्राकृतिक मानचित्र भी कहते हैं उसको। तो फिजिकल मैप, भौतिक मानचित्र या प्राकृतिक मानचित्र जो होता है उसके अंदर जनरली वो चीजें दिखाई जाती है जो नेचुरली इस धरती पर प्रेजेंट है, प्राकृतिक रूप से इस धरती पर उपस्थित है। जैसे पर्वत हो गए, माउंटेन्स हो गए, प्लेन्स हो गए, मैदान हो गए, प्लेटूज, पठार, रिवर्स, नदियां, समुद्र, सागर, महासागर, ये सब जो व्यवस्थाएं हैं जो नेचुरली प्राकृतिक रूप से होती हैं, वो सारी की सारी फिजिकल मैप में दिखाई जाती है। पॉलिटिकल मैप जो होता है, राजनीतिक मानचित्र, उसमें जनरली वो व्यवस्थाएं होती हैं जो मानव द्वारा निर्मित होती है। जैसे शहर हमने बसाए, शहर आपको पॉलिटिकल मैप में मिलेंगे। राज्य हमने बनाए, स्टेट्स हमने बनाए, तो वो स्टेट्स, एक राज्य ये राजस्थान है, ये उत्तर प्रदेश है, ये बिहार है, ऐसे जो आपको राज्य दिखेंगे वो सारे सारे जो हैं वो पॉलिटिकल मैप में मिलेंगे। या अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर जाएं, वर्ल्ड लेवल पर जाएं, वैश्विक स्तर पर जाएं, तो ये भारत नाम का देश है, ये चाइना नाम का देश है, ये जापान नाम का देश है, ये पाकिस्तान नाम का देश है, ऐसे जो देश, ये सारी व्यवस्था हम ही ने बना रखी है। आज से 200 साल पहले नहीं थी, या 2000 साल पहले नहीं थी, तब व्यवस्थाएं अलग थी, आज व्यवस्थाएं अलग हैं। तो जो हमारे द्वारा निर्मित व्यवस्थाएं हैं, जो मानव द्वारा निर्मित है, एंथ्रोपोलॉजिकल हैं, वो सब चीजें आपको आ, जो पॉलिटिकल मैप होता है, राजनीतिक मानचित्र होता है, उसमें मिलती है। अभी जिस चीज के बारे में बात हम करने जा रहे हैं, ये सब चीजें आपको पॉलिटिकल मैप में मिलेगी। राजनीतिक मानचित्र हम जब भी किसी का भी देख रहे हैं,
चाहे हम भारत का देख रहे हैं, चाहे हम अफ्रीका का देख रहे हैं, चाहे हम चाइना का देख रहे हैं, किसी का भी देख रहे हैं, उसके अंदर कुछ ऐसे सिंबल्स यूज होंगे। ये जो सिंबल्स आपको दिख रहे हैं, ऐसे कुछ सिंबल्स का प्रयोग किया जाएगा। इसका मतलब क्या होगा ये हमें यहाँ से पता चलेगा। वहां पे सिर्फ ऐसा सिंबल बना रखा होगा, अब इसका मतलब क्या है ये वाले बॉक्स में आकर के हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पर जो है बेसिकली सबसे पहले देखिए, अगर 5 मिलियन यानी 50 लाख तक की पॉपुलेशन अगर किसी जगह की है, सॉरी 50 लाख से ज्यादा अगर किसी जगह की है, 5 मिलियन से ज्यादा है, और वो कोई छोटा टाउन है, तो उसके लिए ऐसा सिंबल यूज किया जाएगा। छोटा कस्बा है तो उसके लिए ऐसा सिंबल यूज करेगी। यानी एटलस में आपको कहीं भी ऐसा सिंबल दिख रहा है, यानी वो एक छोटा कस्बा है जिसकी पॉपुलेशन 50 लाख से ज्यादा है। मतलब वो ना तो कैपिटल है ना तो राजधानी है, इसके अलावा कोई कस्बा है, कोई शहर है जिसकी जनसंख्या 5 लाख से ज्यादा, सॉरी 50 लाख से ज्यादा है, 5 मिलियन से ज्यादा है, तो उसके लिए ऐसा सिंबल है। अगर उसकी जनसंख्या 50 लाख से ज्यादा है लेकिन वो एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, एक जिला मुख्यालय भी है, तो उसके लिए ऐसा सिंबल यूज किया जाएगा। अगर वो उस राज्य की राजधानी है तो उसके लिए ऐसा सिंबल, ऐसा प्रतीक यूज किया जाएगा। और अगर वो उस देश की राजधानी है तो उसके लिए ऐसा सिंबल यूज किया जाएगा। जनसंख्या सबकी 50 लाख से ज्यादा ही है, लेकिन अगर वो कंट्री की कैपिटल है, देश की राजधानी है, तो सिंबल ऐसा होगा। किसी राज्य की राजधानी है तो सिंबल प्रतीक जो है वो ऐसा होगा। यानी एटलस में कहीं भी आपको ऐसा डब्बा बना हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो एक राज्य की राजधानी है जिसकी जनसंख्या 50 लाख से ज्यादा है। इस डब्बे का मतलब ये होगा। ये हमें सिंबल्स जो है वो बताएंगे, वहां की इंफॉर्मेशन जो है, वहां की जो सूचना है वो इस प्रकार से हमें देंगे। फिर अगर वहां की जनसंख्या 10 लाख से 50 लाख के बीच में है तो इस प्रकार के सिंबल्स यूज होंगे। अगर वहां की जनसंख्या 50,000 से, सॉरी 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो उसके लिए इस प्रकार के सिंबल्स यूज होंगे। 1 लाख से 5 लाख के बीच है तो ऐसे सिंबल्स यूज होंगे। 50,000 से 10,000 के बीच है, 50,000 से 1 लाख के बीच है तो ऐसे सिंबल्स यूज होंगे। 10,000 से 50,000 के बीच है तो ऐसे सिंबल्स यूज होंगे। और 10,000 से भी कम है तो फिर ऐसे सिंबल्स यूज किए जाएंगे। ये सिंबल्स जो है वो हमें साफ साफ दिखाते हैं कि उस जगह की जनसंख्या कैसी होगी। पर्टिकुलर पॉलिटिकल मैप में, राजनीतिक मानचित्र में उस जगह की जनसंख्या कहाँ कितनी ज्यादा जनसंख्या रहती होगी, कहाँ कितनी कम जनसंख्या, कम पॉपुलेशन रहती होगी, ये सूचना हमें इन सिंबल्स से मिलेगी, इन प्रतीकों से मिलेगी। जहां भी जैसा भी सिंबल देखे इस टेबल को आकर के देख लो, पता चल जाएगा। ऐसा सिंबल दिखा, टेबल में आकर के देखा, इसी टेबल पर आकर के देखा, अच्छा ये स्टेट की कैपिटल है, राज्य की राजधानी है, और यहाँ की जनसंख्या 10 लाख से 5 लाख के बीच में हमें देखने को मिल रही है। बस सिंपल कहानी एक बार में ही समझ आ जाती है। जनरली पॉपुलेशन हम कम ही देखते हैं एटलस के अंदर पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन के डेटा घटता बढ़ता रहता है। एटलस वालों ने पता नहीं, हो सकता है आज से 10 साल पुराना डेटा लिया होगा, 10 साल में तो बहुत ज्यादा जनसंख्या बहुत सारे शहरों की बढ़ गई, जनरली बढ़ी गई होगी, कम तो कम ही हुई होगी, कम ही शहर ऐसे होंगे जहाँ की जनसंख्या घटी होगी, वरना जनरली बढ़ी गई होगी। तो ऐसे में हम इसको कम ही देखते हैं, ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है इसको कम ही देखना पड़ता है। हम ज्यादातर जब भी एटलस देखेंगे, मैप्स देखेंगे, इन सिंबल्स का उपयोग कम ही होने वाला है। लेकिन इसके बाद के जो सिंबल्स हैं उनका उपयोग बहुत ज्यादा होने वाला है, बार बार इनकी जरूरत पड़ने वाली। कुछ समय बाद तो आपको लगभग सब याद ही हो जाएंगे। बार बार आप इस टेबल में इन सिंबल्स को देखोगे, कुछ समय बाद तो आपको याद हो जाएगा, इस सिंबल का मतलब ये है, इस सिंबल का मतलब ये है, इस प्रतीक का मतलब ये है, इस प्रतीक का मतलब ये है। जैसे इसी टेबल में और नीचे बढ़ेंगे आप, अगर कोई इंटरनेशनल बाउंड्री है तो उसके लिए ये इस प्रकार का सिंबल होगा। ब्लैक कलर की लाइन होगी, ब्लैक कलर की लाइन होगी, फिर एक डॉट होगा, फिर लाइन होगी, फिर डॉट होगा, फिर लाइन होगी, फिर डॉट होगा। ऐसा ये जो आप देख रहे हो, ब्लैक कलर की लाइन, फिर डॉट, फिर लाइन, फिर डॉट, फिर लाइन, फिर डॉट, फिर लाइन। ऐसी अगर आपको कोई लाइन दिख रही है यानी वो एक इंटरनेशनल बाउंड्री है, दो देशों के बीच की सीमा है, दो कंट्रीज के बीच की, दो देशों के बीच का बॉर्डर, सीमा हमें देखने को मिल रहा है। अगर ये एक लाइन फिर दो डॉट, फिर लाइन, फिर दो डॉट, फिर लाइन, फिर दो डॉट, ऐसा है, जो कि ये सिंबल आप यहाँ देख पा रहे हो, ये एक स्टेट बाउंड्री है, राज्यों की सीमा है। ये अलग अलग एटलस में अलग अलग हो सकता है। मान लीजिए आप ऑक्सफोर्ड की एटलस देख रहे हो, उसमें दो डॉट फिर एक लाइन आ रही है, तो वो स्टेट बॉर्डर है। हो सकता है किसी और एटलस में यही सिंबल किसी और चीज के लिए यूज किया गया हो, वो हो सकता है इंटरनेशनल बाउंड्री को दिखाने के लिए यूज किया गया। तो आपकी हर एक एटलस में ऐसे सिंबल्स जो हैं वो आपको मिलेंगे, वो आपको देखना पड़ेगा। मैं जो दिखा रहा हूँ वो पर्टिकुलर ऑक्सफोर्ड की स्टूडेंट एटलस का दिखा रहा हूँ, आपके हाथ में कोई और एटलस होगी तो उसमें सिंबल्स बदल जाएंगे, प्रतीक बदल जाएंगे, ज्यादातर कॉमन रहते हैं पर कुछ कुछ बदल जाते हैं। तो वहाँ ये कोई इंटरनेशनल लेवल पे स्टैंडर्डाइज्ड नहीं है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि हर एटलस में यही सिंबल्स यूज किए जाएंगे,
ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है। हर एटलस वाले अपनी इच्छा से इन सिंबल्स को बदल सकते हैं, प्रतीकों को बदल सकते हैं। राइट फिर डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री होगी तो डॉट 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 वाली लाइन अगर आपको दिख रही है तो वो डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री को दिखाती है, दो जिलों के बीच की सीमा को दिखाती है। कोस्टल बाउंड्री होगी, तटीय सीमा होगी, तो ब्लू कलर की लाइन होगी, कंटिन्यूअस लाइन होगी, लेकिन उसका कलर ब्लू होगा। कलर का भी अपना बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा। वो एटलस में जो आपके सामने मैप है वो ऐसे ही रंग बिरंगा नहीं बना दिया गया, हर एक कलर का अपना रोल है, अपना कुछ ना कुछ योगदान है, अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है। तो कोस्टल बाउंड्री, तटीय सीमा जो होगी वो इस तरीके की ब्लू कलर की लाइन में दिखाई जाएगी। रेलवे लाइन होगी तो ब्लैक कलर की ऐसी लाइन होगी, वो ऐसी लाइन अगर ब्लैक कलर में खींच रखी है तो इसका मतलब वो रेलवे लाइन है, रेलवे ट्रैक वहां से होकर के जा रहा है। अगर वो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का हिस्सा है, स्वर्णिम चतुर्भुज जो हमारी भारत में चार बड़े महानगरों को जोड़ने वाला जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, उसके लिए इस प्रकार की दो रेड कलर की लाइन चलेगी, पैरेलल, एकदम समानांतर पैरेलल दो लाइनें चलेंगी रेड कलर की। अगर वो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को दिखा रहा है तो दो ब्लू कलर की लाइन चलेंगी। अगर वो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को दिखा रहा है तो दो ग्रीन कलर की लाइंस जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये हर एक सिंबल हमें बताता जाएगा। अगर आपको एटलस में किसी भी जगह पर ऐसा दिख रहा है इसका मतलब वो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है। अगर आपको एटलस में कहीं भी ऐसा दिख रहा है यानी वो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है। नेशनल हाईवे दिखा रहे हैं तो नेशनल हाईवे के ऊपर ऐसा बॉक्स बना करके रेड कलर का बॉक्स बनेगा। नेशनल हाईवे पे इस प्रकार का एक रेड कलर का बॉक्स बना करके फिर उसके अंदर उसका नंबर लिखा होगा। मान लीजिए वो 8C है तो उसका नंबर भी यहाँ पे लिखा होगा 8C, यानी ये नेशनल हाईवे नंबर 8C है। नेशनल हाईवे नंबर 14 है, नेशनल हाईवे नंबर 7 है। ऐसे अलग 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 जो भी नेशनल हाईवे होंगे उनके नंबर इस तरीके से बॉक्स बना करके आपको दिखाए जाएंगे। खासतौर से जो ट्रांसपोर्टेशन का मैप होगा उसके अंदर तो इस प्रकार से दिखा रखा होता है। और कोई रोड है, अदर रोड है, तो रेड कलर की एक सिंगल लाइन, लाल कलर की एक सीधी लाइन जो है कम मोटाई वाली हमें देखने को मिलेगी। अगर कोई नहर है तो उसके लिए ब्लू कलर का सिंबल यूज होगा और ब्लू कलर की लाइन के साथ में उसमें कुछ ऐसे स्पाइक्स निकले हुए होंगे, जैसे कुछ आरे जो हैं वो निकले हुए हमें दिखाई देंगे। अगर ऐसा कहीं भी दिख रहा है मैप में हमें पूरी एटलस में तो इसका मतलब वो नहर है, कैनाल है। कोई लेक हो गई, कोई झील होगी तो वो इस प्रकार का ब्लू कलर का बाउंड्री होगी और अंदर लाइट ब्लू कलर भरा होगा। ऐसा लाइट ब्लू कलर जो है इसके अंदर भरा हुआ हमें देखने को मिलेगा, जो कि सिंबल आपको यहाँ पे दिख रहा है। बाउंड्री थोड़ी डार्क ब्लू कलर की होगी, अंदर पानी जो है वो लाइट ब्लू कलर में भरा हुआ होगा। यानी ऐसा कहीं भी दिख रहा है इसका मतलब वहां पर झील है, लेक है, और जनरली उसका नाम लिखा होता है, उस झील का नाम उसी के पास में लिखा होता है। वो अपन आगे देखेंगे, जैसे जैसे मैप देखते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे तो इस प्रकार का सिंबल अगर यूज हुआ है तो ये स्वैम्प्स को दिखाता है, दल दल वाला हिस्सा, स्वैम्प्स या मार्शेस जो हैं उनको दिखाता है। अगर कोई नदी होगी तो वो सीधी ब्लू कलर की लाइंस जो हैं वो हमें दिखाई देंगी। मैंने रेड कलर में बनाई है लेकिन वो सिंबल ब्लू कलर का होगा। इसके अलावा अगर कोई रिलीजियस प्लेस है तो उसके लिए ब्लैक कलर का झंडा दिखेगा। अगर आपको किसी भी जगह पे ब्लैक कलर का झंडा दिख रहा है यानी वो एक रिलीजियस प्लेस है, धार्मिक स्थान है। अगर वो एक टूरिस्ट प्लेस है यानी एक पर्यटन स्थल है तो लाल कलर का झंडा, रेड कलर का झंडा जो है, फ्लैग जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो उससे हमें समझ आ जाता है ये एक धार्मिक स्थान है या ये एक पर्यटन स्थान है। ऐसे सिंबल्स आपको मिलते जाएंगे, बहुत सारी जगहों पे मिलते जाएंगे, भारत में तो स्पेशली भारत के मैप्स में मिलेंगे। अगर कोई एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो एरोप्लेन का साइन बना होगा और उसके चारों तरफ एक गोला बना होगा रेड कलर में। अगर वो एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, घरेलू एयरपोर्ट है, यानी वहां से फ्लाइट सिर्फ भारत के अंदर अंदर ही जाती है, तो सिर्फ एरोप्लेन का सिंबल बना होगा, उसके चारों तरफ कोई गोला नहीं होगा। अगर गोला है तो वो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, हवाई पत्तन है। और अगर गोला नहीं है तो वो एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। अगर वो सी पोर्ट है, जहाज का पत्तन है, पोर्ट है, तो वहां पे जहाज का निशान जो है वो बना हुआ आपको दिखाई देगा। ऐसी कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो उसके ऊपर हिरण बना हुआ, हिरण घास चरता हुआ, उस प्रकार का फोटो बना हुआ दिखाई देगा। अगर कोई पीक है, जनरली माउंटेन्स हैं, ऐसा ऐसा माउंटेन है, अब ये वाला हिस्सा इसकी कितनी हाइट है, मान लो यहाँ पे लिखा है 706, इसका मतलब वो 706 मीटर ऊंची है। अब अपन तो ऊपर से देख रहे होते हैं तो अपने को दिखता ही नहीं है ज्यादा, ये तो मैं साइड से दिखा रहा हूँ इसलिए आपको दिख गई। ये से होगी, ये सपोज हो सकता है 800 मीटर्स होगी, ये हो सकता है 900 मीटर्स होगी। तो खाली मीटर नहीं लिखा होगा, सिर्फ नंबर लिखा होगा और एक सिंबल होगा, ब्लैक कलर का ट्राइंगल होगा, काले कलर का त्रिभुज जो है वो यहाँ पर बना हुआ होगा, ब्लैक कलर का ट्राइंगल बना होगा, उसके साथ में जनरली
706 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एक पीक है, ये एक चोटी है जिसकी ऊंचाई 706 मीटर है। सिंपल। अगर कोई हिस्सा गहरा है, समुद्र तल से भी गहरा है या गहरा है, तो उसके लिए रेड कलर का उल्टा ट्राइंगल बना होगा। इस प्रकार का रेड कलर का उल्टा ट्राइंगल जो है, इन्वर्टेड ट्राइंगल, उल्टा त्रिभुज बना हुआ आपको दिखाई देगा। और ये कितना गहरा है, माइनस में इसकी डेप्थ लिखी होगी, जैसे -30 मीटर्स। इसमें जनरली एम वर्ड भी ये यूज करते हैं, तो यानी 30 मीटर गहराई है इस जगह की समुद्र तल से, सी लेवल से। ये पीक भी किससे नापी जाती है, सी लेवल से नापी जाती थी। ये 706 मीटर ऊंची है, कहाँ से, सी लेवल से। ये हिस्सा 30 मीटर गहरा है, समुद्र तल से भी नीचे है, 30 मीटर समुद्र तल से नीचे है। तो उल्टा ट्राइंगल है, उल्टा त्रिभुज है और रेड कलर में है, और साथ ही साथ माइनस में वैल्यू लिखी हुई है, यानी वो समुद्र तल से नीचे है। ऐसे ही ओशियंस की डेप्थ दिखाने के लिए ब्लू कलर का ट्राइंगल यूज करते हैं। ये महासागर है, उसकी गहराई दिखानी है तो उल्टा त्रिभुज जो है, लेकिन ब्लू कलर का होगा वो, इस प्रकार का एक त्रिभुज, ट्राइंगल ये लगाएंगे। और उसके साथ में उसके आगे कुछ डेप्थ भी लिखी होगी, जैसे यहां पर लिखा है सपोज 130 मीटर्स, खाली 130 लिखा है, तो इसका मतलब ये 130 मीटर गहरा है ये वाला क्षेत्र। मेरियाना ट्रेंच है, वो 11,022 मीटर गहरा है, वहां पे लिखा हुआ मिलेगा आपको। सुंडा ट्रेंच है तो उसकी डेप्थ जो भी 8,000 7,000 मीटर जितनी भी है, वो सब इस प्रकार के उल्टे ट्राइंगल के साथ में लिखी हुई हमें दिखाई देती है। और अगर इंटरनेशनल डेट लाइन वहां से जा रही है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा वहां से जा रही है, तो रेड कलर की डैश डैश वाली लाइन जो है वो हमें देखने को मिलेगी। ये सिंबल्स हैं जो हमें बताएंगे किसी भी जगह पर अगर ऐसा कोई सिंबल, कोई प्रतीक आपको दिख रहा है, उसका मतलब आपको यहाँ पर आकर के देखना पड़ेगा। 2-4 बार देखोगे फिर याद हो जाता है, 2-4 बार देखते ही, जैसे पीक्स हम बहुत देखेंगे तो 2-3 बार देखोगे फिर आपको याद हो जाएगा। ब्लैक कलर का ऐसा एक ट्राइंगल बना हुआ, एक त्रिभुज बना हुआ काले कलर का, इसका मतलब ये किसी उस जगह की हाइट को दिखा रहा है, उस जगह की ऊंचाई कितनी है ये दिखा रहा है। उसके आगे कुछ नंबर लिखा होगा तो वो उतनी ऊंचाई है उस जगह की, ये दिखा रहा है। ये आपको 1-2 बार देखोगे फिर याद हो जाता है। इनमें से बहुत सारी चीजें तो 1-2 बार, 2-4 बार देखने पर याद हो जाने वाली है। बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत बहुत बार पड़ेगी ही नहीं। कुछ सिंबल्स ऐसे होंगे जिनकी ज़रूरत ही आपको पूरी मैपिंग बैच में ही 2 बार 4 बार ही पढ़ने वाली होगी। कुछ ऐसे होंगे जिनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ऐसा भी होगा। तो ऐसे हम इस टेबल से इनको देख सकते हैं। 2-4 बार देखेंगे तो बहुत सारे तो आपको सिंबल ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे कि मेरी एटलस में किसी हाइट को दिखाने के लिए ऐसा दिखाया जाता है, किसी डेप्थ को, गहराई को दिखाने के लिए ऐसा दिखाया जाता है। बात क्लियर होगी यहाँ तक? गुड। अब देखिए, विशेष रूप से जो फिजिकल मैप होगा, भौतिक मानचित्र होगा, उसमें आपको बहुत सारे कलर्स दिखेंगे। उन कलर्स का भी अपना एक महत्व है। ऐसे ही कलर नहीं भरते रंग बिरंगा उस मैप को एकदम कलरफुल बनाने के लिए नहीं भरे हैं। उसका अपना एक महत्व है। जैसे आप भारत का ही मैप खोल के देखो आपके एटलस में, भारत के आसपास का हिस्सा आपको, आसपास का जो समुद्र वाला हिस्सा है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी वाला हिस्सा जो आप देखते हो, बिल्कुल किनारे वाला हिस्सा जो है उसकी गहराई यहाँ से दिखेगी आपको। वहां पे एकदम लाइट ब्लू कलर यूज किया गया है। लाइट ब्लू कलर मतलब उसकी गहराई 100 से 200, 0 से 200 मीटर के बीच में हमें देखने को मिलती है। अगर उससे थोड़ा गहरा कलर, ब्लू कलर जो है वो ऐसा यूज किया गया है, तो वो 200 से 1000 मीटर की गहराई को दिखाता है। और उससे भी ज्यादा गहरा ब्लू कलर ऐसा यूज किया गया है, मतलब वहां की गहराई 1000 मीटर से भी ज्यादा है, डेप्थ जो है वो 1000 मीटर से भी ज्यादा है। तो वो जो कलर्स भर रखे हैं एटलस के अंदर, वो कलर्स ऐसे ही कलरफुल बनाने के लिए, रंग बिरंगा बनाने के लिए नहीं भर रखे। हर एक कलर का अपना एक मतलब है, अपना एक अ, अर्थ है। ऐसे ही ये तो हुआ जीरो लेवल, सी लेवल, ये जीरो जो लिखा हुआ है वो सी लेवल है। समुद्र तल से अगर किसी जगह की हाइट 50 मीटर तक है, तो वहां पर ऐसा ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन कलर आपको दिखाई देगा। 50 से 150 मीटर है तो ऐसा लाइट ग्रीन कलर आपको दिखाई देगा। 150 से 300 मीटर है तो वहां पर ऐसा लाइट येलो कलर दिखाई देगा। 300 से 600 मीटर है तो ये कलर, 600 से 1200 मीटर के लिए ये कलर, 1200 से 1800 मीटर के लिए ये कलर, 1800 से 2400 ये, 2400 से 3000 ये,
3,000 से 6,000 ये, और अगर कोई जगह परमानेंट बर्फ में ही रहती है तो व्हाइट कलर यूज करेंगे। जो सबसे ऊपर वाला बॉक्स आपको दिख रहा है एकदम व्हाइट, मतलब कोई जगह है जहां परमानेंट बर्फ जमी रहती है, जैसे हम अंटार्कटिका का मैप देखते हैं तो वो पूरा का पूरा व्हाइट ही दिखता है। क्यों? क्योंकि वहां पे हर समय बर्फ जमी रहती है, तो हर जगह हर समय जहां पर बर्फ रहेगी, स्नो रहेगी, वहां पर वो व्हाइट कलर यूज करेंगे। जो बहुत ज्यादा हाइट है उनके लिए ऐसा कलर यूज करेंगे। 2400 से 3,000 मीटर की हाइट है तो ऐसा डार्क ब्लैक कलर, ब्राउन कलर जो है वो यूज करेंगे। ये सारे कलर्स आप देखोगे इंडिया के मैप में, अगर आप देखोगे तो हिमालय वाले क्षेत्र में ये सब गहरे गहरे रंग दिखेंगे। मैदानी क्षेत्र जितना है उसमें आपको ये हल्के हल्के रंग दिखेंगे, जिससे आपको साफ समझ आ जाता है कि वो मैदानी क्षेत्र समुद्र तल से ज्यादा ऊंचा नहीं है। हिमालय वाला क्षेत्र जो है वो डार्क कलर्स यूज किए गए हैं, यानी कि वो ज्यादा ऊंचा है, समुद्र तल से ज्यादा ऊंचाई लिए हुए हमें देखने को मिलता है। ऐसे वो जो कलर्स हैं जनरली, अगर आप देखेंगे लाइट कलर्स यानी कम गहराई या कम ऊंचाई। अगर मैं एकदम सिंपल भाषा में कहूँ तो देखो, इधर लाइट कलर्स यूज हुए थे यानी गहराई कम थी समुद्र की, इधर लाइट कलर्स यूज हुए हैं यानी समुद्र तल से ऊंचाई कम है। डार्क कलर्स इधर देखो या इधर देखो, उतनी ही ज्यादा गहराई या उतनी ही ज्यादा ऊंचाई समुद्र तल से हमें देखने को मिल रही है। ये हमें समझाने की कोशिश ये कलर्स करते हैं। और बाकी एकदम एग्जैक्ट देखना है तो जो कलर यहाँ है वो कलर वहां दिख रहा है, तो हमें समझ आ जाएगा ये 2400 से 3,000 मीटर की हाइट है। इस प्रकार से हम इन कलर्स को देखते हैं, रंगों को देखते हैं, जिससे हमें समझ आ सके किसी जगह की गहराई या किसी जगह की ऊंचाई कितनी है। आप चाहें तो कोई सा भी मैप उठा के देख लें, फिजिकल मैप, उसमें यही सारे कलर्स आपको दिखाई देंगे। पेज नंबर 10-11 पर जो है आप इंडिया का मैप खोल के देख सकते हो, यही कलर्स आपको दिखाई देंगे। एंड इवन दैट वहां पर भी ये वाला जो मीटर है, एल्टीट्यूड वाला मीटर जो है वो लगा दिया जाता है। जनरली आप कोई सा भी फिजिकल मैप खोलो, उसके अंदर इस प्रकार का एल्टीट्यूड मीटर आपको साइड पे बना हुआ दिखाई देगा। दिख रहा है? किसी का भी खोलो, अफ्रीका का खोलो, कोई सा भी खोलो। फिजिकल मैप कोई सा भी देखोगे आप, किसी भी देश का, किसी भी कॉन्टिनेंट का, किसी भी महाद्वीप का खोलोगे, उसके अंदर आपको ऐसा बॉक्स बना हुआ दिखाई देगा ही देगा। क्योंकि उसमें अलग अलग कलर्स यूज किए गए हैं, अलग अलग रंगों का उपयोग हुआ है, और उस रंग का मतलब क्या है ये दिखाने के लिए आपको साइड पे ये बॉक्स मिलेगा ही मिलेगा। गुड। तो ये हमारे सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज है, पर्टिकुलर ये कलर्स हो गए और जो सिंबल्स हमने नीचे देखे थे, प्रतीक हमने देखे थे। जब तक हम इनको नहीं जानते तब तक हमें एटलस हमेशा समझ ही नहीं आती, हमेशा बोरिंग ही लगता, पता नहीं सर ये क्या है, नक्शे छाप दिए हैं इन्होंने, क्या कर दिया है, हमें कुछ समझ नहीं आता है। लेकिन आपको यहाँ से पता चलता है अच्छा एरोप्लेन बना हुआ है यानी ये एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। अच्छा ऐसी ब्लैक कलर की ऐसी लाइन खींची हुई है यानी ये एक रेलवे लाइन है। ऐसा कलर यूज हुआ है यानी ये इतना ऊंचा है या इतना नीचा है। सारी कहानी समझ आने लगती है, तब आप एटलस को समझना स्टार्ट कर पाते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर मैं कहूँ किसी बच्चे को एटलस पढ़ने के लिए, समझने के लिए क्या पता होना चाहिए, मिनिमम क्या पता होना चाहिए कि उतने से वो एक बार एटलस को समझ पाए, ये पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता तो एटलस आपको कुछ भी नहीं समझ आएगी, बिल्कुल भी नहीं समझ आएगी। एटलस खोल करके ला करके आप रख दो। एटलस में जो आपको बता रहा हूँ वो तो चलो 250-300 रुपए की ही है, जो मैंने आपको ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस के लिए बोला है। एटलस बहुत महंगी महंगी भी आती है, 2,000 रुपए की, 5,000 रुपए की, 10,000 रुपए की एटलस भी आती है। वहां पर भी ऐसे ही सिंबल्स होंगे, और वहां पर भी अगर आप उन सिंबल्स को नहीं जानते तो आप बोलिए 6,000 रुपए की एटलस ले आओ, आपको समझ में कुछ नहीं आने वाला है। और भले ही आप ये 300 रुपए की एटलस ले आओ तब भी समझ में कुछ नहीं आने वाला है। जब तक हमें ये नहीं पता है, ये सारे सिंबल्स और कलर्स अगर हमें नहीं पता है, हम एटलस को नहीं समझ सकते। तो मिनिमम सबसे पहले जो चीज बच्चों को पता होनी चाहिए, किसी एटलस को खोलने से पहले, किसी भी नक्शे को देखने से पहले, एटलस में इतने सारे मैप्स हैं, इतने सारे नक्शे हैं, लगभग 150 पेज की किताब होती है, इतने सारे मैप्स जो हैं उनको, उनमें से एक भी मैप आप नहीं समझ पाएंगे इसके बिना। ये आता है तो मैप समझ आएगा, एटलस समझ आएगी। ये नहीं आता है, आपको मैप नहीं समझ आएगा, एटलस नहीं समझ आएगी। दिस इज द लैंग्वेज, मेन लैंग्वेज जो मैं कहूँ एटलस में समझने की भाषा अगर कोई है तो ये है।
राइट। चलिए, तो हमें जो समझना होता है वो समझना होता है सिंबल्स। नेक्स्ट आता है स्केल। लास्ट चीज जो हमें पता होनी चाहिए, दैट इज द स्केल, पैमाना। पैमाना जनरली आप कोई सा भी मैप आपके एटलस में खोल के देखोगे, जो मैंने अभी आपको बताया प्रोजेक्शन, जहां ऊपर कॉर्नर में लिखा होता है उसी जगह पर नीचे एक स्केल बना होता है, उसी जगह पर नीचे एक पैमाना बना होता है, जो कुछ इस टाइप का बना होता है। अगर आप, मैं इसको थोड़ा जूम करूं, कुछ कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। लिखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, किन्हीं जगहों पर ऐसा तरीका उपयोग किया जाता है, किसी जगह पर ऐसा तरीका उपयोग किया जाता है, किसी जगह पर ऐसा तरीका उपयोग किया जाता है। कोई सा भी तरीका लगाया जाए बात एक ही समझाता है, एक ही तरीके की बात जो है वो समझाता है। अगर हम सबसे पहले इसकी बात करें, यहां पे लिखा हुआ है स्केल 1:24,000, 1:24,000। आपकी एटलस में हर एक मैप जो आप खोलोगे उसमें अलग अलग स्केल मिलेगा, अलग अलग पैमाना मिलेगा। 1:24,000 का मतलब ये होता है, अगर आप किसी जगह को नाप रहे हो, मान लीजिए आपके हाथ में ये मैप है, एटलस है, एटलस का ये मैप आपने खोल रखा, ऊपर छोटे से बॉक्स में ये ऐसा स्केल लिखा हुआ है, और अगर आप इसमें नाप रहे हो, कोई एक शहर यहाँ पर है, दूसरा शहर यहाँ पर है, और इन दोनों के बीच में सपोज 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस नापा आपने, स्केल से लगा करके नापा, तो 1 सेंटीमीटर एग्जैक्ट डिस्टेंस आया, एग्जैक्ट दूरी इनके बीच में आई। तो एक्चुअल में उन दोनों शहरों के बीच में 1 सेंटीमीटर की दूरी नहीं है, एक्चुअल में उनके बीच में कितनी दूरी है, 24,000 सेंटीमीटर की दूरी है। यानी आप कोई भी चीज जो एक नाप रहे हो, मान लीजिए इन दोनों के बीच में आपको 1 इंच की डिस्टेंस मिली, तो 1 इंच नहीं है एक्चुअल में उनके बीच की डिस्टेंस, 24,000 इंच है, 24,000 इंच है। ऐसा स्केल कुछ भी हो सकता है, 1:40,000 है, 1:40,000 है। तो इसका मतलब अगर आप दो देशों के बीच में या दो शहरों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर नाप रहे हो, तो वो एक्चुअल में डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर नहीं है, वो 40,000 सेंटीमीटर है, 40,000 सेंटीमीटर से। ये समझाता है स्केल, बेसिकली हमें ये समझाता है। यानी ये बेसिकली ये बताता है 24,000 किलोमीटर की दूरी को हमने 1 किलोमीटर में छोटा कर दिया है, 24,000 सेंटीमीटर की दूरी को हमने 1 सेंटीमीटर में छोटा कर दिया। यूनिट आप कुछ भी ले सकते हो, सेंटीमीटर बस लेनी दोनों तरफ एक ही है, ऐसा नहीं कि इधर 1 सेंटीमीटर नापा और आप बोलने लग जाओ 24,000 किलोमीटर है सर। किलोमीटर और सेंटीमीटर में डिफरेंस होता है, जो भी यूनिट इधर ले रहे हो वही यूनिट इधर भी चलेगी। अगर आप 1 सेंटीमीटर नाप रहे हो यानी वो 24,000 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। अगर आप 1 इंच नाप रहे हो तो वो 24,000 इंच का डिफरेंस है। अगर आप 1 किलोमीटर नाप रहे हो, आपने नापा, बड़ा मैप है सपोज, 1 किलोमीटर डिस्टेंस आई सर इनके बीच में, तो एक्चुअल में वो 24,000 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो ऐसे स्केल जो है वो हमें एक्चुअल में बताता है किन्हीं जगहों के बीच की दूरी कितनी है। हालांकि हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती, हम जब यूपीएससी के लिए मैपिंग करेंगे तो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने को कहीं नहीं नापना पड़ेगा कि इस शहर और इस शहर के बीच की दूरी कितनी है बताओ, या उस शहर और उस शहर के बीच की दूरी कितनी है बताओ। जीएस में हमें ये सब की जरूरत पड़ती नहीं, जनरल स्टडीज में हमें ये सब की जरूरत नहीं पड़ती। जो लोग कार्टोग्राफी स्पेशली एमए या एमएससी कर रहे होते हैं ज्योग्राफी के अंदर, उनके काम आता है, अपने ज्यादा काम नहीं आने वाला। लेकिन हमें पता जरूर होना चाहिए कि स्केल, पैमाना होता क्या है। या फिर ऐसा तरीका भी लगाया गया हो सकता है, या फिर ऐसा तरीका भी लगाया गया हो सकता है, कोई भी तरीका लगाया गया हो सकता है। इस तरीके का मतलब ये होता है, ये देखो 0 लिखा हुआ है, ये देखो 1 लिखा हुआ है, और आगे माइल भी लिखा हुआ है। यानी अगर आपको एटलस में इतनी दूरी दिख जाए किन्हीं भी जगहों के बीच में, तो उसका मतलब वो 1 मील की दूरी है। भले वो कागज में इतनी सी दूरी है, जो मैप आपके हाथ में वो इतनी सी दूरी है, लेकिन इतनी सी दूरी का मतलब उन दोनों के बीच में 1 माइल का, 1 माइल का या 1 मील का डिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है। ये हमें समझाता है, ये स्केल जो होता है, पैमाना जो होता है, वो हमें बताता है, वो हमें समझाने की कोशिश करता है। आप कोई भी मैप खोलिए, सब में स्केल अलग अलग मिलेगा आपको। आप इंडिया का मैप खोलो, अलग मिलेगा। इंडिया के जो स्टेट्स के मैप मिलेंगे आपको, फर्स्ट मैप जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, और बाकी के कुछ स्टेट्स, पंजाब, हरियाणा, वो पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब एक ही पेज पर आपको देखने को मिलेंगे। उसका स्केल देखो अलग मिलेगा, उसका अगला पेज देखो स्केल अलग मिलेगा, उसका अगला पेज देखो और स्केल अलग मिलेगा। हर पेज पर स्केल अनुपात आपको अलग अलग मिलेगा, क्योंकि वो मैप कितना बड़ा हो रहा है, कितना छोटा हो रहा है, उसके अनुसार स्केल का उपयोग, अनुपात का उपयोग, पैमाने का उपयोग किया जाता है। कहानी क्लियर होगी, स्केल क्या होता है, पैमाना क्या होता है। हमें ज्यादा इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, अपनी मैपिंग में इसकी जरूरत ज्यादा रहेगी नहीं। अपनी मैपिंग में सबसे ज्यादा जरूरत जिसकी रहेगी, वो हमने जो पिछला कंसेप्ट पढ़ा था,
सिंबल्स वाला सबसे ज्यादा जरूरत इसी की पड़ने वाली, सबसे ज्यादा आवश्यकता इसी की पड़ने वाली है। ओके, गुड। तो यहाँ तक कहानी क्लियर है आपको। तो हमने अभी अभी जो है प्रोजेक्शंस क्या होते हैं ये समझा, सिंबल्स क्या होते हैं ये समझा, और साथ ही साथ स्केल्स क्या होते हैं, पैमाने क्या होते हैं, ये पूरा सेक्शन हमने यहाँ पर समझने की जानने की कोशिश करी है। जो अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, जो बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, हमारी ये क्लास जो है वो हमारा जो मैपिंग बैच है उसकी क्लास है, जिसके अंदर हम बेसिक्स को जानने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बेसिक बातें जानने का प्रयास हमारा चल रहा है। और फिलहाल ये बैच जो है वो आपको 50% ऑफ पर, 1999 रुपये का बैच है, बट 50% ऑफ पर सिर्फ 999 रुपीज़ में, 999 रुपये में उपलब्ध है। तो जो बच्चे यहाँ जुड़ना चाह रहे हैं वो इस बैच के साथ में जुड़ सकते हैं। ये आज लास्ट फ्री क्लास है, जिन बच्चों को फ्री मिल रही है, चाहे वो ऐप पर मिल रही है चाहे बाद में यूट्यूब पर मिलेगी, जिनको भी फ्री मिल रही है उनकी ये लास्ट फ्री क्लास है। इसके बाद आगे फ्री क्लासेस जो है वो नहीं रहेंगी। इसके बाद अब हम बेसिक्स का कुछ और पार्ट जो बच रहा है वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम एक एक कॉन्टिनेंट पे जाएंगे, एक एक महाद्वीप पे जाएंगे, उनको जानने का प्रयास हम करेंगे, वो भी डेप्थ में, एकदम डिटेल में। तो वो सारा पार्ट हमारा नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट हो जाने वाला है। अभी रक्षाबंधन की छुट्टियां आ जाएंगी, रक्षाबंधन की छुट्टियों के बाद से हम इन्हीं सब चीज़ों पर लग जाने वाले हैं। तो जो बच्चे अभी जुड़ना चाह रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन पर जो आपको डिस्काउंट मिल रहा है, जो 50% ऑफ का डिस्काउंट आपको यहाँ पर ऑफर चल रहा है, उसके तहत आप इसको 999 रुपये में इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 1999 रुपये का बैच है, बट फिलहाल आपको 999 रुपये में उपलब्ध है। तो जो बच्चे जुड़ना चाह रहे हैं डेफिनेटली जुड़ सकते हैं। कंप्लीट एडवांस लेवल की मैपिंग यहाँ पर होगी, जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हैंड होल्डिंग करके, हाथ पकड़ करके आपको एक एक सीढ़ी चढ़ा करके, आप जो आप अभी बेसिक लेवल पर भी नहीं होंगे तो बेसिक लेवल तक लाना, और बेसिक से ऊपर एडवांस लेवल तक ले करके जाना, आप आराम से मेंस तक की समझ जो है वो आप में विकसित हो सके। ये सब चीज़ें हम यहाँ पर करेंगे। लंबा बैच है, 4 महीनों का बैच है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर 10 क्लास हो जाएगी उसमें ख़त्म हो जाएगा, 15 क्लास हो जाएगी ख़त्म हो जाएगा, नहीं होगा। 4 महीनों का लंबा बैच हमारा ये चलने वाला है। तो जो बच्चे जुड़ना चाह रहे हैं वो इसके साथ में जुड़ सकते हैं। सर यूपीएससी के लिए मैपिंग की क्लास ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। बिना मैपिंग के आप यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं कब से आपको ये समझा रहा हूँ, पिछले कई सेशंस में ये बात कर चुका हूँ। यूपीएससी चाहती है कि जिनको मैपिंग आती हो वही बच्चे यूपीएससी में आईएएस या आईपीएस या किसी भी पोस्ट पर आए। इसीलिए वो प्रीलिम्स में इतने क्वेश्चन पूछती है। सिलेबस मैपिंग का बहुत छोटा है, लेकिन वो इतने क्वेश्चंस, जनरली 8 से 10 क्वेश्चन, इस साल भी अगर आप देखेंगे 2024 के प्रीलिम्स में 9 क्वेश्चन मैपिंग से आए हैं। इतने क्वेश्चन, 100 में से 9 क्वेश्चन पूछ रही है, 9% वेटेज दे रही है यूपीएससी इसको। इसीलिए दे रही है कि जिसको मैपिंग आती होगी वही मेंस में आएगा, वरना हमें नहीं चाहिए, फालतू की भीड़ नहीं चाहिए। जो बच्चा मैपिंग के लेवल पर सोच सकता है वही बच्चा हमें मेंस में चाहिए। वैसा ही व्यक्ति हमें एक कलेक्टर के रूप में चाहिए, वैसा ही व्यक्ति हमें एक एसपी के रूप में चाहिए, वरना हम हर किसी को, भीड़ को जो है वो नहीं ले सकते। तो मैपिंग जिसको आती हो वही उनको सिलेक्शन के रूप में चाहिए। इसी वजह से प्रीलिम्स में इतने क्वेश्चन वो पूछ रही है। हमारे लिए एडवांटेज ये है, छोटा सा सेक्शन है, अगर हम सिलेबस के हिसाब से देखें तो बहुत छोटा सा सेक्शन है, और हमें 9 क्वेश्चन दे जाता है। 9 क्वेश्चन का मतलब 18, अगर आपने 9 के 9 क्वेश्चन सही कर लिए, 18 नंबर, कट ऑफ जाती है 90 नंबर की, 90 में से 18 नंबर अकेला ये सेक्शन दिला जाता है। अगर 8 क्वेश्चन भी आए तो 16 क्वेश्चन आपको दिला जाएगा, एवरेज 15 मार्क्स मैपिंग सेक्शन अकेला दिला जाएगा। 90 की कट ऑफ जाएगी, 90 में से 15 नंबर आपको अकेला मैपिंग सेक्शन दिला जाता है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैपिंग का जो नॉलेज होता है वो हमें इतना जबरदस्त सोच विकसित करवा पाता है कि हम हिस्ट्री को बहुत अलग लेवल पर जाकर समझ पाते हैं, इकोनॉमी को बहुत अलग लेवल पर जाकर समझ पाते हैं, ज्योग्राफी को बहुत अलग लेवल पर जाकर के समझ पाते हैं। और वो अलग लेवल पर समझने की, सोचने की जो क्षमता है वही चाहिए यूपीएससी को। वो जिसके अंदर है वही बंदा उनको चाहिए कि हाँ यही ऑफिसर बनेगा, जिसके अंदर ये क्षमता नहीं है वो ऑफिसर नहीं बनेगा। इसीलिए वो हटा देते हैं। उन्होंने एग्जाम को पैटर्न सेट ही इसी तरीके से कर रखा है, एग्जाम को डिजाइन ही इसी तरीके से कर रखा है, जिसको ये सेक्शन नहीं आता वो हट जाए, इस भीड़ से साफ हो जाए। इसीलिए उन्होंने इस प्रकार का वेटेज जो है इसका बना रखा है। तो इसी वजह से मैं रोज रोज हर बच्चे को कहता हूँ, और हर वो बच्चा जो मेरे साथ में एडवांस मैपिंग करता है उसका फीडबैक हमेशा आता है, सर आपसे एडवांस मैपिंग करने के बाद हमें जिस लेवल पर बाकी के सब्जेक्ट समझ आ रहे हैं वैसे पहले नहीं आते थे।
हमने हिस्ट्री पहले भी पढ़ी थी, हमने इकोनॉमी पहले भी पढ़ी थी, लेकिन मैपिंग कर लेने के बाद, खासतौर से एडवांस मैपिंग कर लेने के बाद, जिस लेवल पर हम हिस्ट्री को पढ़ समझ पाते हैं, जिस लेवल पर हम इकोनॉमी को समझ पाते हैं, वो लेवल पहले नहीं आता था। ऐसा कई बच्चों का फीडबैक मिलता है। तो वही यूपीएससी चाहती है कि आप उस लेवल पर जा करके सोच पाएं, समझ पाएं, वो क्षमता आप में डेवलप हो, ये बहुत जरूरी है। तो वही क्षमता आपके अंदर विकसित करने के लिए ये बैच जो है वो आपके लिए लाया गया है, एडवांस मैपिंग बैच। और अभी इस पर आपको जबरदस्त डिस्काउंट, पूरा आधी फीस में जो है ये बैच आपको मिल रहा है। तो जो बच्चे जुड़ना चाह रहे हैं वो जुड़ सकते हैं। इसके अलावा 99 रुपीज में 7 डेज की आंसर राइटिंग के सेशंस जो हैं ओजांग सर के साथ द्वारा आपको दिए जा रहे हैं। क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो जो बच्चे जुड़ना चाह रहे हैं, जुड़ना चाहने जैसा इसमें कुछ है ही नहीं, 99 रुपीज़ में तो हर बच्चा जुड़ सकता है। हर वो बच्चा जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है वो अपनी आंसर राइटिंग स्किल्स को बेटर बना सकता है। आंसर राइटिंग जो बच्चों को जनरली बहुत ज़्यादा खलती है, हम अगर किसी भी बच्चे से पूछते ना कि आपने, कई बच्चे पढ़ चुके होते, कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लिए सर हमने, लेकिन अगर उनसे पूछे क्या नहीं आता, मैपिंग और आंसर राइटिंग, ये दो आंसर जनरली आते हैं हर बच्चे से अगर हम पूछते हैं। तो मैपिंग और आंसर राइटिंग हमने आपके लिए दोनों सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए। मैपिंग का बैच ऑलरेडी ये जो अपना चल रहा है, ये आज लास्ट फ्री क्लास है। अब इसके बाद जो बच्चा ज्वाइन करेगा उसी को क्लासेस मिलने वाली है। और जो आंसर राइटिंग वाला पार्ट है वो यहाँ पर ओजांग सर आपके लिए लेकर के आए हैं। 7 डेज में, 7 दिनों में उत्तर लेखन कैसे किया जाए, उसका पूरा एक सेमिनार जो है, एक सेशंस जो है वो आपके लिए लाए जा रहे हैं मात्र 99 रुपए में, ओनली 99 रुपीज में। तो जो बच्चे यूपीएससी की दुनिया में हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे 1 साल से, 2 साल से, 5 साल से, या सर आज पहला ही दिन है, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट सेशंस होने वाले, सबके लिए ये महत्वपूर्ण सेशन होने वाले हैं। आंसर राइटिंग क्या होती है, कैसे होती है, कैसे बेहतर बनाया जाए, कैसे बेहतर मार्क्स लाए जाएं, कैसे इंट्रोडक्शन लिखा जाए, कैसे कंक्लूजन लिखा जाए, कैसे मेन बॉडी लिखी जाए, अलग अलग आंसर की डिमांड्स को कैसे समझा जाए, उसके हिसाब से हम इंट्रोडक्शन को कैसे चेंज करें, कंक्लूजन को, निष्कर्ष को कैसे चेंज करें, ये सब चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर हमें सीखने को मिलेगी। तो हर बच्चे को मैं इनवाइट करता हूँ यहाँ पर कि हर बच्चा जो यूपीएससी की दुनिया में है, प्रिपरेशन की दुनिया में है, उसे ज़रूर अटेंड करना चाहिए। 99 रुपये में वैसे भी क्या मिलता है, तो आपको यहाँ पर ये बैच जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीटली दिया जा रहा है। और जो बच्चे ऑप्शनल के साथ में जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा ज्योग्राफी ऑप्शनल का बैच जो है वो अभी स्टार्ट हो चुका है। पेपर 1, पेपर 2 दोनों लाइव क्लासेस हमारी रहेंगी और पूरे 1 साल का बैच होने वाला है। कंप्लीट ज्योग्राफी ऑप्शनल जो है वो 1 ईयर का बैच हमारा, नेक्स्ट 1 ईयर, अगले साल के लिए जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, 2025, 26, 27, 28, 29, किसी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, वो ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ में जुड़ सकते हैं। मेरा बैच है, पेपर 1, पेपर 2 दोनों में पढ़ाऊंगा। लाइव क्लासेस होंगी, लाइव क्लास, जैसे अभी आप मुझसे डाउट पूछ पा रहे हैं वैसे ही कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे डेफिनेटली पूछ सकते हैं लाइव क्लासेस के अंदर। बाद के लिए रिकॉर्डेड क्लासेस भी आप देख सकते हैं। कई बच्चे सर हम ज्वाइन नहीं कर पाते, हम जॉब करते हैं, हम कॉलेज होता है, ऐसी कोई समस्याएं सर, हम लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पाते हैं, उनके लिए भी मैंने ऑप्शन रख रखा है, वो बाद में शाम को रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो मेल कर सकते हैं, मैं अगले दिन क्लास के अंदर उनको रिप्लाई दे देता हूँ। तो जो बच्चे जुड़ना चाह रहे हैं वो यहाँ पर जुड़ सकते हैं। और अभी इस पर डिस्काउंट का आपको जबरदस्त बेनिफिट मिल रहा है। ये ऑलरेडी 30,000 रुपीज का बैच है जो 50% ऑफ पर 15,000 रुपए में मिल रहा है। उसमें भी अभी इंडिपेंडेंस डे और राखी की वजह से आपको 50% का एडिशनल डिस्काउंट मिल रहा है। उसके लिए आपको कूपन कोड लगाना है भारत24। आप इनमें से किसी भी बैच से जुड़ना चाहते हैं, गुरुकुल 1 ईयर, गुरुकुल 2 ईयर, कॉन्सेप्टर संकल्प बैच, या किसी भी ऑप्शनल बैच के साथ आप जुड़ना चाह रहे हैं, सब में 50% ऑफ का डिस्काउंट अभी आपको मिल रहा है स्वतंत्रता दिवस और राखी के उपलक्ष्य में। तो ये बैच जो आपको 15,000 रुपए में मिल रहा है वो और 50% ऑफ पर 7,500 रुपए में आपको अवेलेबल है। इतने सस्ते में कभी ज्योग्राफी ऑप्शनल बच्चों को मिला नहीं, ये पहली बार आप लोगों के लिए मौका आया है कि ये डबल जो डिस्काउंट्स मिल गए हैं उसकी वजह से आपको 7,500 रुपये मात्र में ये ऑप्शनल का बैच मिल रहा है। तो इसका फायदा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मैं यहाँ पर कहूँगा, जो बच्चे कई समय से वेट कर रहे होंगे कि सर कोई डिस्काउंट आए तो हम इस बैच को खरीदें, उन सब के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सुनहरा अवसर है कि अब आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हो। इससे बड़ा डिस्काउंट और कुछ नहीं आने वाला है। तो अब आप इस बैच के साथ में जुड़ सकते हो। डिटेल अगर आप जानना चाहते हो तो 8750711100 या 223344 किसी भी नंबर पर कॉल करके आप ले सकते हो। किसी भी बैच के बारे में लेना चाहते हैं
आप चाहे आंसर राइटिंग के बारे में लेना चाहते हैं, आप चाहे मैपिंग के बारे में, ऑप्शनल के बारे में, और भी किसी भी बैच, कॉन्सेप्टर बैच, एनसीईआरटी बैच, जिस भी बैच से जुड़ना चाहते हैं, डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं, इन नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं। राइट, चलिए, तो अब इस सेशन को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। रक्षाबंधन के बाद हम मिलेंगे और राखी के बाद हम इस पार्ट को आगे बढ़ाएंगे, और तब तक एटलस सबके हाथ में हो। आज कुछ बच्चों ने कमेंट किया सर नहीं है एटलस, तो नेक्स्ट सेशन में तो एटलीस्ट आप सबके पास में एटलस हो। बिना एटलस के आपको अब चीज़ें नहीं समझ आएंगी, बिना एटलस के हम मैपिंग नहीं समझ सकते, नहीं सीख सकते। तो एटलस की ज़रूरत हमें पड़ने वाली है, एटलस, हाइलाइटर, पेंसिल, ये तीन चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। राइट, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन।